नमस्कार दोस्तों, आज की रिपोर्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या इस देश में जांच एजेंसियां सबके लिए बराबर हैं या फिर यह तय होता है कि आप सत्ता में हैं या सत्ता के खिलाफ खड़े हैं? क्योंकि जो आंकड़े आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो आंकड़े किसी सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं बल्कि चुनाव आयोग में जमा किए गए आधिकारिक हलफनामे से निकल कर आए हैं। और ये आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि इन्हें देखकर आपके मन में भी वही सवाल उठेगा जो आज पूरे देश के मन में उठ रहा है। आखिर 5 साल के भीतर एक नेता की संपत्ति 100% से ज्यादा कैसे बढ़ सकती है? और सबसे बड़ी बात, जब यह सवाल विपक्ष के किसी नेता पर उठता है तो घंटों के भीतर एजेंसियां हरकत में आ जाती हैं, छापेमारी शुरू हो जाती है, नोटिस भेजे जाते हैं। लेकिन जब यही सवाल सत्ता के गलियारों में बैठे सबसे ताकतवर चेहरों में से एक पर उठता है तो चुप्पी क्यों छा जाती है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम परत दर परत खोलने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आगे जो तथ्य सामने आने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकते हैं। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो नियमों के मुताबिक उन्हें अपनी और अपनी पत्नी की संपत्ति का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग के सामने पेश करना पड़ा। और इसी हलफनामे के आधार पर देश के कई बड़े मीडिया घरानों ने रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें साफ साफ लिखा गया कि अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह के पास कुल मिलाकर 65 करोड़ 67 लाख रुपए की संपत्ति है। अब यहां ठहरिए और गौर कीजिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब अमित शाह ने अपना हलफनामा दाखिल किया था तब उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 30 करोड़ 49 लाख रुपए घोषित की थी। यानी सीधा गणित लगाइए, महज 5 साल के भीतर उनकी संपत्ति दोगुने से भी ज्यादा हो गई। प्रतिशत में बात करें तो यह बढ़ोतरी 100% से भी ऊपर बैठती है। अब सोचिए, इसी दौरान देश की आम जनता महंगाई की मार झेल रही थी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें जेब पर भारी पड़ रही थी, बेरोजगारी की दर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। ऐसे कठिन दौर में देश के सबसे शक्तिशाली नेताओं में गिने जाने वाले शख्स की संपत्ति इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? यह सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है। अब जरा उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा भी समझ लीजिए ताकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाए। हलफनामे के मुताबिक अमित शाह के पास 20 करोड़ 23 लाख रुपए की चल संपत्ति है जिसमें बैंक बैलेंस, नकदी, फिक्स डिपॉजिट और अलग अलग तरह के वित्तीय निवेश शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने शेयर बाजार में 17 करोड़ 46 लाख रुपए का निवेश कर रखा है। उनके पास 72,87,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषण भी दर्ज हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हलफनामे के मुताबिक अमित शाह के नाम पर एक भी गाड़ी दर्ज नहीं है। अब यहीं से खेल शुरू होता है। एक तबका इसी बात को बड़ा बड़ा करके दिखाता है कि देखिए, देश का गृह मंत्री कितना सादा जीवन जीता है, उसके पास तो अपनी कार तक नहीं है। लेकिन वही तबका इस बात पर पूरी तरह खामोश रहता है कि 5 साल के भीतर उनकी कुल संपत्ति 100% से ज्यादा कैसे बढ़ गई। ये चुनिंदा खामोशी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी सोनल शाह के नाम पर 22 करोड़ 46 लाख रुपए की चल संपत्ति दर्ज है। साथ ही करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने भी उनके नाम हैं। अब अचल संपत्ति की बात करें तो हलफनामे के मुताबिक अमित शाह के पास 16 करोड़ 31 लाख रुपए की अचल संपत्ति है जिसमें प्लॉट, मकान और कृषि योग्य भूमि शामिल है। अहमदाबाद के आश्रम रोड, थलतेज, गांधीनगर, वननगर और दसक्रोई जैसे इलाकों में उनकी संपत्तियां दर्ज हैं। और उनकी पत्नी सोनल शाह के नाम पर भी करीब 6.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। हलफनामे में अमित शाह ने खुद को समाज सेवी और किसान बताया है और इसी दस्तावेज में उनके खिलाफ 3 आपराधिक मामलों का जिक्र भी दर्ज है। अब यहां से आता है असली सवाल, वो सवाल जो विपक्ष लगातार उठाता आ रहा है। अगर किसी विपक्षी नेता की संपत्ति में इतनी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज होती तो क्या होता? जवाब आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम घंटों के भीतर सक्रिय हो जाती, सीबीआई जांच बिठा दी जाती, आयकर विभाग के नोटिस जारी हो जाते, मीडिया में इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर घंटों दिखाया जाता। याद कीजिए हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान क्या हुआ था। तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा के यहां ईडी की टीम पहुंच गई थी। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई थी। इससे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मामले में भी ईडी की कार्रवाई पूरे देश ने देखी। यानी जब भी चुनाव नजदीक आते हैं विपक्षी खेमे में जांच एजेंसियों की सक्रियता अचानक बढ़ जाती है। यही वो पैटर्न है जिसे लेकर विपक्ष बार बार सवाल उठाता रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इसी तरह के आरोप जड़े थे। उनका कहना था कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां सत्ताधारी दल पहले अपनी एजेंसियों को सक्रिय कर देता है। पंजाब चुनाव से पहले वहां के एक सांसद के घर हुई छापेमारी को उन्होंने इसी सिलसिले की कड़ी बताया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर कई बार खुलकर बोल चुके हैं। उनका आरोप रहा है कि केंद्रीय एजेंसियां अब निष्पक्ष होकर काम नहीं
कर रही, बल्कि सत्ताधारी दल के इशारे पर सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाने का काम कर रही हैं। अब सवाल यह है कि जब यही एजेंसियां देश के गृह मंत्री की अपनी संपत्ति में हुई इतनी बड़ी बढ़ोतरी पर पूरी तरह खामोश हैं, तो क्या यह खामोशी अपने आप में जवाब नहीं है? क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? यह सवाल आज पूरे देश के जेहन में कौंध रहा है और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब आप इन आंकड़ों को गहराई से खंगालेंगे तो कुछ और परतें खुलती चली जाएंगी। कुछ ऐसे तथ्य सामने आएंगे जो अब तक ज्यादातर लोगों की नजर से बचे रहे हैं, और वही तथ्य इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। तो अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष क्या है, बीजेपी की तरफ से इस पर क्या सफाई दी गई है, और क्या वाकई इस बढ़ोतरी की कोई ठोस वजह मौजूद है, या फिर यह सिर्फ एक बड़ा सवालिया निशान बनकर रह जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी की, यानी आखिर इस पर सरकार और बीजेपी का पक्ष क्या है। क्योंकि जब भी ऐसी कोई रिपोर्ट सामने आती है तो सत्ताधारी दल की तरफ से कोई ना कोई सफाई जरूर दी जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमित शाह की संपत्ति में हुई इस भारी बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई विस्तृत स्पष्टीकरण अब तक सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया। न तो पार्टी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, न ही किसी प्रवक्ता ने आंकड़ों को गलत बताते हुए कोई खंडन जारी किया। जो लोग इस विषय पर बोलते भी हैं वो सिर्फ इतना कहकर बात को टाल देते हैं कि यह सारी संपत्ति वैध तरीके से अर्जित की गई है और हलफनामे में हर चीज कानूनी दायरे में दर्ज है। अब सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ इतना ही साफ सुथरा है तो फिर विस्तृत जांच से परहेज क्यों? अगर वाकई कोई गड़बड़ी नहीं है तो स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाकर देश की जनता के सामने पूरा हिसाब क्यों नहीं रखा जाता? यही वो चुप्पी है जो शक को और गहरा करती है, क्योंकि लोकतंत्र में पारदर्शिता सबसे बड़ी शर्त होती है, खासकर तब जब बात देश के गृह मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की हो, जिनके अधीन खुद प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी एजेंसियां काम करती हैं। यानी जिस व्यक्ति के मंत्रालय के दायरे में ये एजेंसियां आती हैं, उसी की संपत्ति की जांच का जिम्मा किसे सौंपा जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां हितों के टकराव की स्थिति भी साफ नजर आती है। अब जरा इस पूरे मामले को कानूनी नजरिए से भी समझते हैं। चुनाव आयोग का नियम है कि हर उम्मीदवार को अपना और अपने परिवार का संपत्ति ब्यौरा नामांकन के साथ जमा करना अनिवार्य है। यह हलफनामा शपथ पत्र के तौर पर दिया जाता है, यानी कानूनी तौर पर यह एक बाध्यकारी दस्तावेज होता है। अगर इसमें कोई गलत जानकारी दी जाए तो यह चुनावी अपराध की श्रेणी में आता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि जब भी किसी नेता की संपत्ति में असामान्य बढ़ोतरी दर्ज होती है तो उसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए, चाहे वो नेता किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। यह सिद्धांत हमारे संविधान की बुनियाद है, लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर इससे अलग नजर आती है। आंकड़े गवाह हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जितनी भी बड़ी कार्रवाइयां जांच एजेंसियों ने की हैं, उनमें विपक्षी दलों से जुड़े नेताओं की तादाद कहीं ज्यादा रही है। यह आंकड़ा किसी विपक्षी दल का दावा नहीं है, बल्कि खुद संसद में सरकार की तरफ से दिए गए जवाबों में भी इसकी झलक मिलती रही है। ऐसे में जब भी सत्ताधारी दल से जुड़े किसी बड़े नेता की संपत्ति पर सवाल उठता है तो एजेंसियों की खामोशी उस असंतुलन को और उजागर कर देती है, जिसे विपक्ष बार बार दोहरा मापदंड कहकर पुकारता है। अब आते हैं एक और अहम पहलू पर, जो शायद सबसे ज्यादा गौर करने लायक है। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब सत्ता पक्ष के किसी बड़े नेता की संपत्ति को लेकर सवाल उठे हों। इससे पहले भी कई बार अलग अलग नेताओं की चल अचल संपत्ति में हुई असामान्य बढ़ोतरी को लेकर मीडिया रिपोर्टें सामने आती रही हैं, लेकिन हर बार यही देखा गया कि मामला कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहने के बाद खुद ही ठंडा पड़ जाता है। न कोई औपचारिक जांच शुरू होती है, न कोई नोटिस जारी होता है। धीरे धीरे मीडिया का ध्यान किसी और मुद्दे पर चला जाता है और मामला वहीं दबकर रह जाता है। यही पैटर्न बार बार दोहराया जाता रहा है और यही पैटर्न आज एक बार फिर दोहराए जाने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई शुरू होने के संकेत नहीं मिले हैं। विपक्ष के नेता लगातार सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म पर हैशटैग चलाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य धारा की जांच एजेंसियों की तरफ से अब तक पूरी खामोशी बनी हुई है। यह खामोशी कब तक बनी रहेगी? क्या आने वाले दिनों में कोई हलचल देखने को मिलेगी, या फिर यह मुद्दा भी समय के साथ इतिहास के पन्नों में दब जाएगा? यह देखना अभी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि जनता का सवाल पूछने का अधिकार कभी खत्म नहीं होता और जब तक जवाब नहीं मिलेगा यह सवाल बार बार उठता रहेगा। अब जरा इस पूरे प्रकरण को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में भी देख लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की संपत्ति का मामला नहीं है। यह उस भरोसे का सवाल है जो जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर रखती है। जब आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई से बढ़ती महंगाई के बीच घर चलाने के लिए संघर्ष कर रहा हो,
जब युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हों, तब अगर सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों की संपत्ति बेतहाशा बढ़ती नजर आए, तो यह सिर्फ आर्थिक असमानता का सवाल नहीं रह जाता, बल्कि यह जनता के भरोसे और लोकतांत्रिक व्यवस्था की साख से जुड़ा सवाल बन जाता है। यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई पूरी तरह जनता के सामने आ सके, चाहे नतीजा कुछ भी हो। पारदर्शिता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, और यही पारदर्शिता आज कहीं ना कहीं गायब नजर आ रही। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको आंकड़ों के साथ, दस्तावेजों के साथ पूरा सच दिखाने की कोशिश की। अब फैसला आपके हाथ में है। आप बताइए कि क्या देश के गृह मंत्री की संपत्ति की भी उसी तरह जांच होनी चाहिए जैसे विपक्षी नेताओं की होती है? क्या जांच एजेंसियों को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी हर बड़ी खबर की सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।